हाँ सर, रिकॉर्ड अच्छा। ओके सर। ओके सर, अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है सर, स्टार्ट करो आज का। क्या सर? डेरिवेटिव क्लास। ओके, इक्विटी एंड डेरिवेटिव। तो इक्विटी एंड डेरिवेटिव, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। मार्केट तो एकदम गजब का आप लोगों को प्रॉफिट दे रहा होगा। हाँ, मार्केट एनालिसिस सबका एकदम सही निकला। लास्ट 3-4 दिन में मार्केट एकदम अच्छा खासा। अच्छा, कल वो फेड का कुछ न्यूज़ आया था क्या? मुझे खबर नहीं मिला यूएस मार्केट से। हाँ सर। ফেড বলেছে যে লং টার্মের জন্য ইন্টারেস্ট রেটকে হাই রাখবে, কারণ এখনো ইনফ্লেশন এনভায়রনমেন্ট এখনো মানে কন্ট্রোলের মধ্যে আসেনি বলে। अच्छा। ওই সমস্যা। আর ওদের ওই ইউএস এর লং টার্ম বন্ডিল, এই শর্ট টার্ম বন্ডিল একদম 16 ইয়ার্স এর হাইতে আছে, তো 4.5%। আচ্ছা, সেজন্য ইন্ডিয়ান মার্কেট ইফেক্ট পড়েছে সেটার। তো ওই ফেডারেল রিজার্ভ সে কবে থেকে বলে যাচ্ছে, যখন ফার্স্ট রেট হাইক শুরু করেছিল, মানে যখন ইনফ্লেশন ইউএসএ শুরু হয়েছিল, তখন বলছে না না এটা পার্মানেন্ট ইনফ্লেশন না, এখানে ট্রানজিটরি ইনফ্লেশন হবে, কয়েকদিনের হুম মধ্যে চলে যাবে। হুম। তারপরে বলেছিল না না হার্ড ল্যান্ডিং হবে না, সফট ল্যান্ডিং হবে, তারপরে বলছে এসে না না হার্ড ল্যান্ডিং হবে। ঠিক আছে, ওদের কোনো কাজ নেই, এসে শুধু এ করবে। তারপর মেন ইন্ডিয়ান মার্কেটের প্রবলেম হচ্ছে ক্রুড অয়েলের প্রাইস আর ডলার ইন্ডেক্স। डॉलर। যত ক্রুড অয়েল ওই 90-91 ডলারের কাছাকাছি থাকবে, ততক্ষণ ইন্ডিয়ার জন্য প্রবলেম। আর মানে বন্ড ডিল বেড়ে যাওয়ার কারণে ইন্ডিয়ান মার্কেট থেকে, মানে ইন্ডিয়ান বন্ড মার্কেট থেকে টাকা বেরিয়ে ইউএস এর আমেরিকান বন্ড মার্কেট যাবে, তো ইউএস মার্কেটে চলে যাচ্ছে। প্রেশার আসবে। তো এবার আরবিআই কেও কোথাও না কোথাও, মানে ফেডারেল রিজার্ভকে ফলো করতে, মানে ইউএস আর ইন্ডিয়ানের বন্ড মার্কেটের মধ্যে সিমিলারিটি রাখার জন্য। এখানে আর সে এমনি তো ইউএস করতে হবে। সামনে ইলেকশন আছে, ও ফেড যতই বলুক না না আমরা আরো হাইক করিয়ে দেবো, এই করিয়ে দেবো, সেই করিয়ে দেবো, করবে না, ইলেকশন এলে কোনো একটা পলিটিক্যাল স্টেপ আসবে আর রেট কাট হবে। स्टार्ट करবে। चलो सर, ठीक है, ये तो होना ही था। मैंने बेसिकली ये जिस तरह का इकोनॉमिक मूवमेंट देखने को मिल रहा है ना सर, ऐसा होता है, ऐसा होता ही रहता है। तो नॉर्मली आज मार्केट फिर से 9,698 19,500 के आसपास जा रहे हैं। क्लास का डिस्कशन एकदम सही हो रहा है सर। चलो ठीक है सर, आज एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन करेंगे। ये सब तो होता रहेगा मार्केट में, लेकिन मार्केट को आइडेंटिफाई करने का और भी कुछ टेक्निक है, ठीक है। स्पेशली एज ए ऑप्शन स्ट्रेटेजिस्ट, आपको जैसे लास्ट दिन मैंने आप लोगों के साथ मैक्स पेन पे, ऐसा किसी किसी ने मेरे को मैक्स पेन का कैलकुलेशन भी शेयर किया। अरे तुम लोग आजकल इतना बात करते हो ना, कहाँ क्या शेयर करते हो, मुझे मिलता ही नहीं है। कभी कभी देखता हूँ कि 40 डिस्कशन हो चुका है, 50 डिस्कशन हो चुका है। आई थिंक पर्सनली शेयर किया, नंदन ने शेयर किया। मैक्स पेन किसने शेयर किया सर? नंदन ने। হ্যাঁ স্যার। কোথায় পাঠিয়েছিস দেখতে পাচ্ছি না তো, গ্রুপে পাঠিয়েছিস? হ্যাঁ স্যার, আমি পিন করে দিচ্ছি। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে একবার আমাকে পার্সোনালিও পাঠিয়ে রাখিস। গ্রুপে তো এত তোদের ডিসকাশন চলে, আমি কিছু খুঁজেই পাই না। अच्छा ओके सर, तो मैक्स पेन कैलकुलेशन आई होप आप सभी कोई ट्राई किए होंगे, अगर नहीं किया है ना तो प्लीज एक बार ट्राई करो। ओके, तो सर आज का डिस्कशन क्या होने वाला है? आज का डिस्कशन क्या होने वाला है सर, मैं बताता हूँ आपको। आज का डिस्कशन होने वाला है कि पीसीआर, ठीक है, पुट कॉल रेशियो के बेसिस में भी ना, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। बेस्ड ऑन पुट कॉल रेशियो आप मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हो। सर सच में? हाँ सर, होता है, होता है। थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटीज तो रखना पड़ेगा, बट होता है। मैं बताता हूँ आपको पीसीआर क्या होता है, और एक बात पे भी बात करूंगा। बहुत चर्चा चल रहा है, आप लोग भी बहुत चर्चा कर रहे थे वो ऑनलाइन गेमिंग पे जीएसटी के बारे में, ठीक है। ये बात कल नंदन ने मेरे को बोलने से पहले भी मैं इसको सुना था कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ये मैटर रेज हुआ था अगस्त में। उसके बाद मैं उसको और उतना ट्रैक नहीं किया, तो अभी हाल फिलहाल में और भी चर्चा बढ़ गया है, तो उसके बारे में भी बात करूंगा।
हाँ, एक चीज कॉमन है सर, ऑब्वियसली बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा, नो डाउट। समझ रहे हैं नंदन? मैं तू बोला था बोल के मैं थोड़ा सा कोशिश किया गो थ्रू करने का कि क्या सिचुएशंस है। मार्केट में बिजनेस इम्पैक्ट बहुत पड़ेगा। इवन ऑनलाइन गेमिंग कम्युनिटी जो है ना, मैंने बेसिकली जो बिजनेस फाउंडेशन जितना सारा है, जैसे कि ड्रीम इलेवन का जो ओनर है वो इस तरह का जो भी लोग है, ठीक है, ये इन लोगों को बहुत दिक्कत होगा सर, नो डाउट, अनडाउटेडली दिक्कत होगा, क्योंकि जिस तरह से ये लोग ग्रोथ कर रहा था वो ग्रोथ में इम्पैक्ट पड़ेगा। ये जो ऑनलाइन जीएसटी पे, ऑनलाइन गेमिंग पे जिस तरह का जीएसटी का मैटर स्टार्ट हुआ है, नो डाउट सर होगा ही होगा। कुछ कर नहीं सकते आप कुछ नहीं कर सकते, इफेक्ट तो पड़ेगा। हाँ एक बात है, एक मैटर है, लेकिन अब आप बोलोगे सर सरकार ने ऐसा क्यों किया, है ना? जैसे आप लोगों को पता होगा कि नहीं, आई डोंट नो, ये जो ड्रीम इलेवन का जो ओनर है ना, मैं उसका नाम एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। ड्रीम इलेवन का जो ओनर है उसका नाम नहीं पता मुझे, बट इतना मुझे पता है, एक खबर मुझे मिला था कि रिसेंटली मुंबई का जो सबसे पॉश एरिया है, मेनली जहाँ पर रिलायंस का, ठीक है, मोतीलाल ओसवाल का घर वगैरह है ना, रिलायंस बॉम्बे का, वो एरिया का नाम मैं भूल रहा हूँ अभी। बॉलीवुड स्टार अलग जगह में रहते हैं, ये लोग थोड़ा अलग जगह में रहते हैं, ये बिजनेसमैन का एरिया है, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट का जो एरिया है, यहाँ पर काफी बड़े बड़े लोग रहते हैं। तो ड्रीम इलेवन का जो ओनर है, वो हाल फिलहाल में उस एरिया में सबसे महंगा प्लॉट या अपार्टमेंट वगैरह परचेस किया है। तो इससे पता चल सकता है कि ड्रीम इलेवन का ओनर कितना कमाया है, नो डाउट सर। नाउ द बिग क्वेश्चन इज सर, सरकार ने इस तरह का डिसीजन क्यों लिया? ठीक है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, चलो। ठीक है, एक एक छोटा सा हिसाब है, मैं क्योंकि बात कल उठा था, तो क्यों ना मैं एक बार आप लोगों को बता ही दूँ। क्योंकि मैं थोड़ा सा स्टडी कर रहा था, मैं सोचा कल भी मैं किसी क्लास में ना हल्का सा डिस्कस कर रहा था, आई थिंक जीएसटी क्लास में ही मैं हल्का सा बात को उठाया था। ठीक है, कि ऐसे जीएसटी में हुआ है, ज़्यादा नहीं बोला क्योंकि वो एग्जाम रिलेटेड प्रिपरेशन चल रहा था सबका, तो मैंने हल्का टच करके मैं निकल गया। मैं आपको बताता हूँ कि क्या है इसमें। एक सिंपल सा हिसाब है, जैसे मानो ये 28% जीएसटी ऑन ऑनलाइन गेमिंग, इसका एक सिंपल हिसाब है। मानो कि अगर आपके पास 100 रुपीज है कोई ऑनलाइन गेमिंग पे पार्टिसिपेट करने के लिए, सुन रहे हो सर आप लोग? मैं आ रहा हूँ सर, मैं स्टॉक मार्केट में ही बात करूंगा, बट क्योंकि बात उठाया गया था तो मैं एक बार छोटा सा एक हिसाब है मैं बता देता हूँ कि सवाल सुनते बच्चे तो। ऐसे से फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास 100 रुपया है, तुम ऑनलाइन पे कोई गेम खेलना चाहते हो, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल ऐसे गवर्नमेंट ना एक और चीज भी बोला है कि पहले ना कुछ गेम ऐसा होता था जिसमें सिर्फ स्किल्ड का जरूरत होता था, लक का नहीं, ठीक है। स्किल्ड अलग चीज होता है, लक अलग चीज होता है। और कुछ गेम ऐसा भी है जिसमें स्किल्ड और लक दोनों जरूरत है। तो पहले जो स्किल्ड गेम होता था गवर्नमेंट उसको अलग रखता था, क्योंकि स्किल्ड में क्या है ना, प्रैक्टिस चाहिए होता है, लक का मैटर नहीं करता था। लेकिन आजकल क्या हो गया ना, स्किल लक लक का भी जरूरत है, जैसे कि ड्रीम इलेवन जैसा गेम, ठीक है, या जंगली रामी जैसा गेम, ठीक है, या फिर इस तरह का कोई भी गेम। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि लक का भी जरूरत है, स्किल का भी जरूरत है, लेकिन गवर्नमेंट का मानना है कि स्किल और लक के बीच में डिफरेंस करना मुश्किल है, कि कितना लक है और कितना स्किल है, ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट सबको एक ही चीज में अंदर कर दिया, ठीक है। और गवर्नमेंट का मानना है कि जब भी आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेस करोगे गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग में ज्वाइन करने के लिए, से फॉर एग्जांपल आप ड्रीम इलेवन में ज्वाइन कर रहे हो, या फिर सपोज आप किसी भी तरह का बेटिंग ऐप में, ठीक है, बहुत तरह का गेम है, आप ज्वाइन कर रहे हो, तो आप जितना ज्वाइनिंग फीस दोगे ना, अलग अलग ज्वाइनिंग फीस हो सकता है, क्या बोलते हैं उसको, एक एक होता है ना प्लेटफॉर्म चार्जेस टाइप का, ठीक है, काफी सारा अलग अलग सिस्टम में अलग अलग चार्जेस लेता है, लेकिन एक चार्जेस वो लोग काटता है। तो जो भी चार्जेस वो आपका काटेगा, मानो 100 रुपीज तुम दे रहे हो, उसमें से मानो 10 का काटेगा, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो 100 रुपया आपका है। और ये 100 रुपीज मानो आप अकेला नहीं दे रहे हो, जैसे जो लोग नॉर्मली कार्ड गेम वगैरह खेलते हैं ना, कभी बार पार्टनरशिप में भी करता है, मैंने तेरा 50 मेरा 50 ऐसा होता है सर, तेरा 50 मेरा 50 कार्ड गेम में, जहां पर ज्वाइन मतलब दो जन एक साथ खेलता है, इस तरह का होता है ना। हाँ, ऐसे मैं तो वो सब गेम नहीं खेलता, बट हाँ कभी कभी मैं ड्रीम इलेवन करता हूँ। कभी कभी अगर मुझे मौका मिलता है ना, टाइम मिले, अगर देखता हूँ तो मैं ड्रीम इलेवन करता हूँ
ठीक है, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, ऐसे मैं किसी को प्रमोट नहीं करता कि आप करो। मेरे को क्रिकेट समझ आता है, मैं आज तक पैसा नहीं गवाया, लेकिन उतना भी नहीं कमाया ठीक है, मुझे क्रिकेट समझ आता है इसलिए, ठीक है। तो इसलिए नहीं कि मैं किसी को बोलूंगा कि भाई आप भी करो, नहीं सर, ये जो समझ नहीं पाएगा वो उसको ना ही करना चाहिए, ठीक है। क्या है ना, फालतू का लत लगता है। एक्चुअली गवर्नमेंट यही रीजन है कि ये जो यूथ का ना लत लग रहा है ना, मैं आपको रीजन बता रहा हूँ सर, कि यूथ जो है वो ये सब चीज में फंस रहा है ऑनलाइन गेमिंग पे, स्पेशली ड्रीम इलेवन टाइप का, ठीक है। बहुत ज्यादा लत लग रहा है और पैसा भी नष्ट कर रहा है, ठीक है, और ज्यादा के चक्कर में मुश्किल हो रहा है। तो गवर्नमेंट ना इसीलिए इसको सोशल कॉज में, ठीक है, सोशल कॉज में इसके ऊपर अंकुश लगाना चाहता है। ये गवर्नमेंट का तरफदारी कर रहा हूं मैं 2 मिनट के लिए, ठीक है, बिजनेस का तरफदारी नहीं किया मैंने, मैं गवर्नमेंट के एंगल से आपको बताया कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों किया। क्योंकि यूथ बेसिकली पैसा का नशा में, ठीक है, और ये स्किल और लक के बीच में फर्क करना भी कई बार मुश्किल हो रहा है, ठीक है। जैसे लूडो, आप मुझे बताओ लूडो में स्किल्ड का जरूरत है? हाँ है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि जरूरत नहीं है। 30% स्किल्ड होगा, 70% लक होता है। अच्छा, ड्रीम इलेवन के बारे में क्या बोलूं सर, मेरे लिए शायद ड्रीम इलेवन 50% स्किल्ड, 50% लक, मेरे हिसाब से। बट जिसको क्रिकेट समझ में नहीं आता, ठीक है, क्योंकि क्रिकेट में क्या होता है, पिच कंडीशन समझना पड़ता है, बॉलर को समझना पड़ता है, बैट्समैन समझना पड़ता है, टीम को समझना पड़ता है, तो 50% स्किल चाहिए। तो मेरे हिसाब से 50%, बट जिसको क्रिकेट समझ में नहीं आता उसके लिए तो शायद 80-20 हो जाएगा, माने 80% लक और 20% स्किल। तो गवर्नमेंट इसके बारे में ना कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे सकता कि भाई ये इतना स्किल्ड है, इतना लक है। तो जो भी हो, गवर्नमेंट भी 2-3 रीजन बता रहा है, ठीक है, और उसके ऊपर बेस करके आपको बता रहे कि भाई अगर आपके पास 100 रुपीज है, आप दोनों मिलके भी अगर कोई करता है 50 टका 50 टका, ठीक है, तो एग्जिस्टिंग सिस्टम में क्या होता है, आप 100 रुपया लगाते हो तो गवर्नमेंट आपको बोलता है 28% जीएसटी देना पड़ेगा। तो 100 में से 28, दो चीज हो सकता है, या तो 100 के ऊपर 28% दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा सर, 28 रुपीज गवर्नमेंट के घर में जाएगा। हेलो, हिसाब यही होगा ना, 28 रुपीज गवर्नमेंट के घर में जाएगा। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 100 में से आपका 28 टका टैक्स काट गया तो कितना पड़ा रहा सर, अगर 100 में से 28 चला गया तो 72 रुपीज, ठीक है। तो एग्जैक्टली आपका एग्जैक्ट अमाउंट जो प्लेटफॉर्म को गया वो 72 का है, बाकी तो 28 सरकार लेके गया। एग्जिस्टिंग सिचुएशंस में ये टैक्स नहीं लगता है, माने अभी जो सिचुएशन चल रहा है उसमें ये टैक्स नहीं है। तो एक हिसाब है सर, हिसाब कुछ ऐसा कहता है कि अगर आपके पास 100 रुपया है और 28% गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेता है मानो, ठीक है, तो 100 में से मानो 10%, एग्जाम्पल ले रहा हूं, प्लेटफॉर्म चार्जेस है, तो 100 में से 10% प्लेटफॉर्म चार्जेस है, तो 10 टका गेम खेलने का खर्चा, ठीक है। तो 100 में से 10 टका गेम खेलने का खर्चा, तो एक्चुअली आपने इफेक्टिव रेट आपका कितना पड़ा, मैंने 100 में से 10 माइनस कर देंगे तो पड़ा रहेगा 90, है ना सर, पड़ा रहेगा 90। अब ये 90 में से फॉर एग्जांपल 90 में से मानो कि जो लोग गेम में ज्वाइन किया था, ठीक है, जो लोग गेम में ज्वाइन किया था वो लोगों को कुछ जीता है, तो कुछ कुछ पैसा वो लोग जीता है। तो 90 में से अगर 2 लोग ज्वाइन किया था, हिसाब लगाओ, एक एक जन का हिसाब लगा रहे हैं, अगर एक एक जन ने कितना करके दिया था, 100 में से 50-50 करके दिया था, तो 100 में से मैंने 10 रुपया तो खर्चा चला गया, तो 90 रुपया होता है। और 90 में से 50 टका अगर वो जमा किया था तो जीता कितना, एक एक जन 40 करके। बात समझ में आ रहा है सर, 100 टका प्लेटफॉर्म का है, 10 टका प्लेटफॉर्म चार्जेस है, 100 रुपये आप बेसिकली डाल रहे हो, ठीक है। और मानो कि आपका जीतने के बाद आपका 90 रुपये होता है, आप 50 टका दिए थे, आप 50 टका दिए थे, सिंगल बात कर रहा हूँ, तो 90 में से 50, तो एक एक इंडिविजुअल 40 ईच करके कमा लेगा, क्योंकि 90 - 50, 90 - 50 इस तरह से। लेकिन अब जीएसटी आने के बाद हिसाब थोड़ा बदल गया सर। मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल और थोड़ा सा क्लैरिटी करता हूँ जीएसटी आने के बाद क्या हुआ है। एक एग्जांपल लेते हैं सर, मानो आपके पास 100 रुपीज है, ठीक है, इसमें से 28 रुपीज काट लेगा जीएसटी के चक्कर में। प्लेटफॉर्म चार्जेस मानो एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक,
8.47 एग्जाम्पल, या मैंने 10 टका भी हो सकता है, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो इफेक्टिवली आपका बचा कितना? 100 रुपए में से अगर 28 काटा, 8.47 अगर मान लो जीएसटी का, सॉरी प्लेटफॉर्म चार्जेस है, तो आपका बचा क्या? 63.53। ये आपने मानो जीता, लेकिन आपने इन्वेस्ट कितना किया था? 50 रुपीज। नहीं, मैंने एक्चुअली 2 जन खेल रहा था, ठीक है, मेरे यहाँ पर प्लेयर 2 है, प्लेयर इज 2, तो 50-50 करके डाला था, 50-50 करके। सो एक एक जन का हिसाब कर रहे हैं सर। 63.53 माइनस 50, तो कितना बचता है? 13.53 समथिंग, ठीक है। लेकिन पहले कितना हो रहा था जब ये 28 वाला सिस्टम नहीं था? एक एक बंदा 40 टका करके कमा रहा था। कहाँ 40 है और कहाँ 13.53 है? 13.53 रुपीज। सो बेसिकली जो लोग गेम खेलेगा उनके अर्निंग पे प्रॉब्लम हो जाएगा। और इसमें क्या है ना, जो यूथ है वो आउट हो जाएगा। सबसे ज्यादा यूथ ही खेलता है, उनके पास ही टाइम है, ठीक है, पढ़ाई छोड़ के वो करता है। जो वर्किंग लोग हैं वो थोड़ा नहीं उतना करता है सर, और रास्ते में, ट्रेन में, ऑफिस में थोड़ी ना कर पाएगा। जो बेसिकली 16 से 22-24 साल के लड़का लोग है ना, ये लोग ज्यादा करता है। अब ये लोग तो आउट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली गेमिंग कंपनी, और रेट भी बड़ा कम रखा है, 50 टका, 100 टका, 25 टका, है ना। तो उनको लत लगना आसान है, पॉकेट मनी का पैसा से हो जाता है। लेकिन कंपनी के लिए क्या है ना, लार्ज अमाउंट में एक एक जन 50 टका करके करोड़ों लोग देता है, तो कंपनी के लिए बहुत बड़ा मौका बन जाता है। अब यूथ यहाँ से क्या हो सकता है, डिमोटिवेट हो सकता है। तो ऑब्वियस बात है कि गेमिंग कंपनी के बिजनेस पर असर तो पड़ेगा। आपको पता है कितना सारा कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस दर्ज किया गया है, ये धोनी के अगेंस्ट में, सौरभ गांगुली के अगेंस्ट में, सचिन के अगेंस्ट में। इवन सचिन के अगेंस्ट में तो इस बार महाराष्ट्र में गजब का हुआ है सर। सचिन के अगेंस्ट में महाराष्ट्र में उसको बोला गया कि आप उसका भारत रत्न छीन लो। सचिन का सचिन का भारत रत्न छीन लो, ऐसा बोला गया, क्योंकि वो गेमिंग आपको प्रमोट कर रहा है। तो गवर्नमेंट ना थोड़ा प्रेशर में है। समझ रहे हो सर? बोलो, बात समझ में आया कि नहीं आया? হ্যাঁ স্যার, মানে এ इससे তো पहले, তাও এটার জন্য ডবল করতে হবে টাকা, ঠিক আছে, हाँ তারপরে अब আবার हाँ ডবল করার পরে তারপরে আবার 30% ট্যাক্স দেবো हाँ, আমি। 30% 10,000 के ऊपर होने से देना पड़ता है। হ্যাঁ वो जो तुम এবার टीडीएस जो है 10,000 के ऊपर अगर कोई कमाएगा, वो बोलना मैं भूल गया, अगर कोई 10,000 के अबव कमाता है उसे को टीडीएस काटता है। জেতার কোনো প্রবাবিলিটি নেই। हाँ, मतलब बेसिकली स्मॉल गेनिंग का प्रोबेबिलिटी नहीं है। स्मॉल गेन करने का जो सिस्टम था वो चला गया। ऐसा नहीं कि गेम बंद होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, जेन्युइन चीज बता रहा हूँ। जो लोग खेलता है ना वो खेलेगा, ठीक है, क्योंकि ये नशा का चीज है। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो जाएगा, क्योंकि ये टैक्स के चक्कर में पैसा काटेगा ना, ऑटोमेटिक डिमोटिवेट होगा, ऑटोमेटिक डिमोटिवेट होगा। तो अनडाउटेडली, ऑब्वियसली सर, ये थोड़ा सा इफेक्ट करेगा। और ये गवर्नमेंट प्रेशर में आके करा है, मैं आपको बोल रहा हूँ। क्योंकि सारे हाई कोर्ट में, साउथ इंडिया के तो हर हाई कोर्ट में, तमिलनाडु हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट, ठीक है, आई थिंक वेस्ट बंगाल में ही कोई कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि यहाँ पता है यहाँ पर छोड़ो, सारे हाई कोर्ट में केस बना हुआ है, सारे के सारे हाई कोर्ट में। अब ये अपर लेवल प्रेशर है। अब गवर्नमेंट इसको बंद भी नहीं कर पा रहा है, गवर्नमेंट इसको डायरेक्टली बंद भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू लॉस है, ठीक है। अब इसको ना रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, और ऊपर से बिजनेस लोगों को दिक्कत हो जाएगा, है ना। और गेम में भी तो पैसा है। इवन आज के डेट में एक क्रिकेट मैच खेल के प्लेयर इतना नहीं कमाता जितना गेम खेल के लोग कमा लेता है, ऑन एन एवरेज। माने विराट कोहली से ज्यादा कमा लेता है जो बंदा गेम खेल रहा है। और काफी स्पॉन्सरशिप हो रहा है, बीसीसीआई को भी पैसा मिलता है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल बिजनेस सेगमेंट में इसका बड़ा इंपैक्ट है, लेकिन यूथ को भी तो खराब कर रहा है। तो दोनों एंगल यहाँ पर देखना पड़ेगा सर। मैं आपको दोनों एंगल से बताया, सिर्फ बिजनेस एंगल से देखोगे तो नो डाउट ये बेकार है। लेकिन अगर यूथ को देखो, ठीक है, अगर आप यूथ की तरफ देखो, वो सच में पढ़ाई छोड़ के, मतलब कुछ प्रोडक्टिव काम छोड़ के ना पड़ा रहता है कि भाई इसमें पैसा, कभी ताश पत्ती खेल रहा है, कभी ऑनलाइन गेम पे पड़ा है। तो बेसिकली यूथ कहीं ना कहीं, उसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने इस तरह का थोड़ा किया
थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन होगा, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा हो जाएगा, बट थोड़ा बहुत चेंजेस तो हो जाएगा सर। তবে ব্যাপারটা বুঝতে পারলো। হ্যাঁ স্যার। चलो नंदन ने ये पूछा था, तो मैंने भी ज्यादा स्टडी नहीं किया था, बट थोड़ा सा स्टडी किया मैंने, तो मैं सोचा कि एक बार बता दूं आप लोगों को। ओके सर। অনলাইন গেমিং এ কোনো কোম্পানি আছে যারা স্টক মার্কেট লিস্টেড? এরকম কোনো না না, কোম্পানি আছে? একটাই ডেল্টা কর্প আছে, এবার ওর অনলাইন গেমিং বলতে ওই আড্ডা 52 আছে। আড্ডা 52? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাই ওর মানে ওর ওখান থেকে ওই মোটামুটি কত 7-8% রেভিনিউ আসে। ওর তো ম্যাক্সিমাম বিজনেস ওই অফশোর ক্যাসিনো থেকে कैसीनो আসে। कैसीनो थे क्या? डेल्टा कॉर्पोरेशन ऐसा कंपनी को जल्दी सेविंग ये नहीं करता है, एंटरटेन नहीं करता है। अब देखो क्या करता है, अब डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। गवर्नमेंट को अभी ऐसा लग रहा है तो किया, प्रेशर में आके किया, मुझे जैसा लग रहा है प्रेशर में आके किया। एक हिसाब से देखो तो सही है, क्योंकि समाज में हर तरह का सिस्टम चलता है सर। अब एक मतलब हम लोग हमेशा प्रॉफिट और पैसा के बारे में सोचता है, लेकिन कभी कभी सामाजिक मैटर में भी ध्यान देना पड़ता है ना। ऐसे सीरियसली मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि ये जो धोनी बोलो या सौरभ गांगुली, जो भी जिसका भी नाम ले लो, ये ऐसा चीज प्रमोट क्यों करेगा जो समाज के अच्छे के लिए नहीं है? या फिर बॉलीवुड स्टार पान पराग गुटखा को प्रमोट क्यों करेगा, है ना? लेकिन गवर्नमेंट को यहाँ से अच्छा रेवेन्यू मिलता है। मतलब बड़ा गजब का, मतलब बोलते हैं ना दोगलापन ही है, मतलब अश्विनी ग्रोवर बोलता है ना दोगलापन है। एक तरफ तुमको रेवेन्यू भी चाहिए, दूसरी तरफ तुमको समाज को भी ठीक रखना है। भाई कोई एक स्टैंड पॉइंट तो लो, ठीक है? सिंगल चलो यार, दोगलापन से बाहर निकलना चाहिए। दैट्स ट्रू। तो कुछ तो एक करना चाहिए, मेरे को भी ऐसा लगता है। अरे या तो बोलो भाई गुटखा बैन है, या फिर एटलीस्ट सेलिब्रिटी प्रमोट ना करें। लेकिन सेलिब्रिटी पे अंकुश नहीं लगा सकता, है ना, क्योंकि वो फ्रीडम है उसका कि कौन क्या चीज का एडवर्टाइजमेंट करेगा, इसमें गवर्नमेंट कौन है बोलने वाला, है ना? तब तो ये सोशलिज्म में वो चाइना वाला हो जाएगा। ठीक है, तो कौन क्या करेगा वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। ये मोरल मैटर है, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को समझना चाहिए कि भाई मैं पान पराग गुटखा का एडवर्टाइजमेंट ना करूं, ताकि यूथ हमें देख के एटलीस्ट खाना ना सीखे कि भाई अक्षय कुमार ऐड देता है, शाहरुख खान ऐड देता है ना, अजय देवगन एडवर्टाइजमेंट करता है। ये मेरा मानना है। अब जैसे देखो ना, दुर्गा पूजा आ रहा है, आप लोगों को पता है दुर्गा पूजा का हर एक पंडाल में जितना पैसा मिलता है, उसमें से मैक्सिमम स्पॉन्सरशिप का पैसा गुटखा कंपनी का होता है। एम आई राइट सर? हाँ, ये दुर्गा पूजा जो आप लोग घूमोगे सर, आप बोलो 90%, सर 90% क्या, ऑलमोस्ट 100% पैसा गुटखा कंपनी का होता है जिधर देखो। স্যার हाँ, যে বছর স্যার বিমলে ফার্স্ট অ্যাড দিল শাহরুখ খান অজয় দেবগন সবাই মিলে, हाँ, সেই বছর হচ্ছে স্পন্সরশিপে বেশি টাকা পেয়েছিল দমদম পার্ক তরুণ সংঘ। वही আর वही ওদের ওখানে পুরোটাই কি বলছে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ওদের ওখানেই করেছিল, পুরো ফুল স্পন্সরশিপ দিয়েছিল ওদেরকে। কত দিয়েছিল? কত দিয়েছিল স্যার প্রচুর অ্যামাউন্ট? টাকা দিয়েছিল, কারণ স্যার স্যার অ্যামাউন্ট জানি না, বাট শুনেছিলাম যে প্রচুর টাকা মানে বিশাল ওদেরকে দিয়েছিল। কারণ হচ্ছে যে ওদের ওখানে রাস্তার উপরে পুরো একটা 4 চৌকো পুরো ব্যারিকেড করে পুরো স্টেজ মতন তৈরি করে দিয়েছিল হুম। ওদের জন্য। পুরো থিম করেছিল বিশাল একটা। অ্যাড দিয়েছিল। মানে সেই মনে হচ্ছে না একটা পুরো থিমই করেছে, বিমলের একটা প্যান্ডেল হয়েছে, তারপর ঠাকুর আসবে। হ্যাঁ বিয়ের মতো পুরো ঠিক করে দিয়েছিল একটা পুরো, প্রচুর হ্যাঁ, টাকা अगर ঢেলেছিল आप এই अगर आप বছর। मुझे पर्सनली पूछोगे, मेरा पर्सनल राय है सर, ये मेरे को ठीक नहीं लगता। एटलीस्ट दुर्गा पूजा के नाम पे ये नशा नशाड़ी का काम ना, ये जो भी है, कंपनी कितना भी बड़ा कॉर्पोरेट कंपनी हो, कितना भी लोगों को सैलरी क्यों ना देता हो, बट ऑब्जेक्टिव गलत है। मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है। बिजनेस के जगह में बिजनेस करो ना, दुर्गा पूजा पंडल को क्यों लेना है? और दुर्गा पूजा कमेटी को भी सोचना चाहिए। तुमको एडवर्टाइजमेंट करना है तुम करो, अपने हिसाब से करो, कोई मना नहीं कर रहा है तुमको, सरकार तुमको जब तक परमिशन दिया करो, बट इसको पूजा के साथ क्यों? ये यही कारण है सर, समाज बिगड़ेगा क्यों नहीं? समाज बिगड़ेगा, कुछ नहीं बचेगा सर, सब खत्म हो जाएगा। एक दिन देखोगे ऐसा करते करते हम लोग मैक्सिको ना बन जाए। ठीक है, जिधर देखोगे सब नशाड़ी गंजाड़ी पड़ा रहता है। पंजाब का हालत देखे ना, उड़ता पंजाब। अब देखो ना पूरा भारत उड़ेगा अगर ऐसा गवर्नमेंट, माने कोई भी
अगर लोग ऐसे करें ना, मतलब पैसा कमाएगा क्या? ऐसे पंजाब लोग कम कमाते हैं, लेकिन कमा के क्या है? अगर समाज व्यवस्था ही बिगड़ जाए, इतना इनकम करके अगर समाज व्यवस्था सोशल सिस्टम ही बिगड़ जाए, तो फिर ऐसे इनकम का क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। मोरालिटी भी कोई चीज होता है, मेरा मानना है सर। बाकी सबका अपना अपना पर्सनल मैटर है। हर चीज में शेयर में इतना मिलेगा उतना मिलेगा, अरे भाई शेयर अलग जगह में है, लेकिन एटलीस्ट कुछ चीजों को तो थोड़ा सा तो समझना चाहिए। चलो छोड़ो सर, मैं नहीं बोलूंगा ज्यादा। आज का स्पेशल डिस्कशन है सर पीसीआर, ठीक है? इसको कहते हैं, आ जाओ आ जाओ अब ऑनलाइन गेमिंग से गुटखा में चले गए। पुट कॉल रेशियो, आप लोगों का क्या मानना है? दुर्गा पूजा में गुटखा का प्रमोशन होना चाहिए? ऐसे ही नॉर्मल पूछ रहा हूँ। हाँ सर, होना चाहिए। ওয়েস্ট বেঙ্গলে স্যার লিকিওর থেকে তো বেশি রেভিনিউ জেনারেট হয়, সেখানে গুটখার তো কোনো ব্যাপারই না। नहीं, मैं वो नहीं पूछा, लिकर का बात छोड़। मैं सिंपल पूछा कि दुर्गा पूजा के पंडाल में गुटखा सेल होना चाहिए, मैंने गुटखा का एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए। मैं क्यों बोला? क्योंकि देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ दुर्गा पूजा। तुम्हें एक स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए पूजा करना चाहिए। नॉर्मली पूजा का कॉन्सेप्ट क्यों आता है? कहीं ना कहीं एक एक फेथ के कारण, एक विश्वास, एक स्पिरिचुअलिटी के कारण आता है। इसके साथ गुटखा का कनेक्शन, ये मुझे ठीक नहीं लगा, यही मैं बोला मैं ठीक है। अगर कोई नॉर्मल कोई अनुष्ठान है अब उसमें करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब, यही इसीलिए मैं बोला आपको अच्छा देखो, पुट कॉल रेशियो, पुट कॉल रेशियो इज फेयरली a simple ratio to calculate। मार्केट में बुलिशनेस एज वेल एज बेयरिशनेस, बुलिश मार्केट एज वेल एज बियरिश मार्केट, दोनों मार्केट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है? बुलिश मार्केट एज वेल एज बियरिश मार्केट, दोनों मार्केट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो थ्रू पुट कॉल रेशियो। दैट इज पॉसिबल। आप लोग कल मैक्सपेन रेशियो के थ्रू से टोटल कैलकुलेशन करना सीखे थे ना, समेशन करना। तो ये पीसीआर रेशियो भी ना सिमिलर तरीके से काम करता है। इट्स लिटिल बिट इजी है, उतना भी टफ नहीं है। आपको बस चाहिए मार्केट डेटा, ठीक है? और उसके साथ साथ आपको ना थोड़ा मार्केट को क्या करना चाहिए, माने क्या बोलेंगे, थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना चाहिए बार बार, कि आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कहाँ पर मार्केट बुलिश हो सकता है, कहाँ पर मार्केट बेयरिश हो सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो कि ये ना एक कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर है। मतलब इफ पीसीआर इंडिकेट्स एक्सट्रीम बियरिशनेस, अगर पीसीआर एक्सट्रीम बियरिशनेस बताता है, देन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट टू रिवर्स, ठीक है? अगर पीसीआर इंडिकेट करता है एक्सट्रीम बियरिशनेस, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट टू रिवर्स एंड द ट्रेडर टर्न्स बुलिश। और पीसीआर बता रहा है एक्सट्रीम बियरिश, तो मार्केट रिवर्स हो जाता है, बुलिश हो जाता है। If PCR indicate extreme bullishness, then trader expect market to reverse and decline। सर ऐसा कैसे? Extreme bullishness and extreme bearishness in the market, and PCR is usually considered a contrarian indicator। यानी जो होगा वो उसका कॉन्ट्ररी में बात करेगा, कॉन्ट्ररी में ट्रेडर का परसेप्शन आ जाता है। If PCR indicates extreme bearish, then मार्केट एक्सपेक्ट करता है कि रिवर्स, तो फिर ट्रेडर बुलिश हो जाते हैं। अगर पीसीआर इंडिकेट करते हैं एक्सट्रीम बुलिशनेस, देन ट्रेडर एक्सपेक्ट करता है मार्केट रिवर्स करेगा, डिक्लाइन करेगा। माने गजब ही सोच है सर। चलो देखते हैं। टू कैलकुलेट पीसीआर, ऑल वन नीड्स टू डू इज टू डिवाइड द टोटल ओपन इंटरेस्ट ऑफ पुट्स बाय द टोटल ओपन इंटरेस्ट ऑफ द कॉल। अलग अलग स्ट्राइक रेट में आप लोग ओपन इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना सीख गए ना। सो क्या करना है सर, मार्केट में जब अलग अलग स्ट्राइक रेट चलता है, ठीक है, तो जो भी स्ट्राइक रेट के ऊपर बेस करके मार्केट में प्रॉपर ट्रेड होता है, जैसे रिसेंटली आप लोग देखे होंगे मार्केट में कि निफ्टी के ऊपर या इन एनी काइंड ऑफ स्टॉक के ऊपर, चाहे वीकली ले लो या मंथली ले लो, आप देखे होंगे कि किस तरह से स्ट्राइक रेट में, जैसे 19,800, ठीक है, 19,800 में आप देख सकते हो कि कॉल ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट क्या है और पुट का ओपन इंटरेस्ट कितना है, ठीक है? यहाँ पर देखो आप 19,700 में देखो, ठीक है, ये 28 सितंबर से 5 अक्टूबर एक्सपायरी का हिसाब किताब नॉर्मली यहाँ पर दे के रखा है। तो कॉन्सेप्ट इज दैट कि ये एक एक्सपेक्टेशन के ऊपर बेस करके ये हिसाब यहाँ पर है। अब यहाँ पर मैं आपको वही चीज थोड़ा समझा रहा हूँ
देखो आप कि से फॉर एग्जांपल मार्केट में अलग अलग स्ट्राइक रेट अवेलेबल है। अब अलग अलग स्ट्राइक में अलग अलग ओपन इंटरेस्ट मार्केट में अवेलेबल होता है। ये आपको एनएससी के साइड में भी डेटा मिल जाता है। तो सपोज 7000 7100 ये एग्जांपल है कि कोई इंडेक्स, जैसे ये पुराना निफ्टी का डेटा है, तो इंडेक्स में 7000 चल रहा है, 7100, 7200, 7300, 400, 500, 600, इस तरह का अलग अलग स्ट्राइक लेवल यहाँ पर आपके सामने अवेलेबल है। अब इसमें क्या करना है सर, कॉल का ओपन इंटरेस्ट का टोटल करो, पुट का ओपन इंटरेस्ट का टोटल करो डिफरेंट स्ट्राइक रेट में, करने के बाद डिवाइड करो सर, करने के बाद डिवाइड करो। किसको किससे डिवाइड करोगे? पुट ऑप्शंस को कॉल ऑप्शन से। जैसे total open interest of both calls and puts has been calculated dividing put open interest by call open interest, put by put OI divided by call OI। ओके सर, जैसे यहाँ पर कितना वैल्यूएशन था, 3,70,16,925 और इधर आपका है 4,28,74,200, है ना। तो बस डिवाइड करो तो आपको पीसीआर रेशियो मिलेगा। तो ये जो पीसीआर रेशियो आया है, ये वैल्यूएशन क्या आया, 0.863385, ठीक है, मैंने 1 से कम आया है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि सर पीसीआर रेशियो अगर 1 से कम होगा या 1 से ज्यादा होगा, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है? रेशियो 1 से मेनली डिनोट होता है। तो अब इसका इंटरप्रेट करना देखो सर, अगर पीसीआर वैल्यू अबव 1 निकलता है, अगर पीसीआर वैल्यू अबव 1 निकलता है से 1.3, then it suggests that there are more puts being bought compared to calls, more put being bought compared to calls, माने ज्यादा पुट बाय किया हुआ है कॉल से, तभी ये 1.3 में है। This suggests that market have turned extremely bearish, ये भी सजेस्ट करता है कि मार्केट एक्सट्रीम बेयरिश टर्न कर सकता है, एंड देयरफॉर शॉर्ट ऑफ ओवरसोल्ड, है ना, ओवरसोल्ड होगा। वन कैन लुक फॉर रिवर्सल एंड एक्सपेक्ट द मार्केट टू गो अप। अब ऐसे सिचुएशंस में आप ओवरसोल्ड हो जाएगा तो फिर क्या सोचोगे, रिवर्सल होगा, अब मार्केट गो अप होगा, क्योंकि ओवरसोल्ड हो जाएगा ना, ज्यादा जरूरत से ज्यादा बिक जाएगा, फटाफट फटाफट मार्केट में शॉर्ट सेल होता जाएगा, या फिर आप ऐसे बोलो कि पोजीशन खत्म होता जाएगा, बायर पोजीशंस को एक्सपायर करेगा, माने सॉरी स्क्वायर ऑफ करेगा, तो फिर रिवर्सल ट्रेंड का एक्सपेक्ट आप कर सकते हो। लो पीसीआर वैल्यू जैसे कि 0.5 अगर आता है एंड बिलो इंडिकेट्स 0.5 या उससे कम, देयर आर मोर कॉल्स बीइंग बॉट कंपेयर टू पुट्स, कॉल ज्यादा बाय हुआ है पुट से। इसका मतलब ये होता है that market have turned extremely bullish, market extreme bullish turn हो चुका है, and therefore short of overbought, जरूरत से ज्यादा बाय हो गया है। One can look for reversal and expect markets to go down। ऐसा सिचुएशंस आपको मार्केट में हमेशा ही कुछ ना कुछ सिचुएशंस के बाद देखने को मिलता है, कोई ना कोई सिचुएशंस में आपको देखने को मिलता है। जैसे रिसेंटली आप निफ्टी में ही देख सकते हो, अदानी में आप पहले भी देख चुके हो ऐसे सिचुएशंस, है ना। ये देखो आप यहाँ पर भी आप इसको चेक करो ना, इस पर्टिकुलर डेट में आप डेटा चेक करो ओपन इंटरेस्ट का, ठीक है, आप কাল देखोगे कि পিসিআর ছিল 0.5 থেকে 6 এর মধ্যে, কত ছিল, 0.56 এর মধ্যে ঘোরাঘুরি করছিল। 0.56, माने बेसिकली ओवरबॉट था तभी ना सेल हुआ, है ना, ओवरबॉट था ना सर। तो कॉन्सेप्ट इज दैट कि जब ओवरबॉट हो जाएगा ना, अब आप रिवर्सल ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हो, माने टू मच बेयरिश जब मार्केट हो जाए, जब मार्केट टू मच बेयरिश हो जाए या फिर जब मार्केट टू मच बुलिश हो जाए, आप ऑपोजिट रिएक्शन देखने के लिए रेडी रहो। माने नॉर्मली ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि आप हमेशा एक्सपेक्ट करोगे, बट मैं आपको बोलता हूँ कि 90% टाइम पे आप देखोगे कि ऐसा होता है। अगर पीसीआर वैल्यू 0.5 या उससे नीचे है, स्टैंडर्ड रेट ये है सर, ये स्टैंडर्ड रेट है 0.5 या उससे नीचे, ये 0.5 या 0.6 कैसे निकलेगा, इस तरह से पुट बाय कॉल करके, इसको इसीलिए बोलते हैं पीसीआर रेशियो।
तो लो पीसीआर वैल्यू इंडिकेट करता है कि मार्केट ओवरबॉट जोन में चला गया। अगर ओवरबॉट हो गया मैंने क्या करेंगे, अभी सेल होगा, मार्केट डाउन जाएगा, क्योंकि मार्केट जरूरत से ज्यादा बढ़ चुका है। ऑल वैल्यूज बिटवीन 0.5 and 1 कैन बी एट्रीब्यूटेड टू रेगुलर ट्रेडिंग एक्टिविटी एंड कैन बी इग्नोर्ड। 0.5 से 0.1 के बीच में अगर मार्केट रहेगा, इसे आप साइडवेज सोच सकते हो। ऐसे सिचुएशंस में आप मार्केट को इग्नोर कर सकते हो। मैंने ऐसा नहीं कि रिवर्स करेगा, ऐसा नहीं होगा। मैंने ये रेगुलर कॉन्सेप्ट के साथ आ सकता है कि इट्स अ एवरेज डे, इट्स अ एवरेज डे। मैंने आपको बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर या बाइंग प्रेशर या ऑपोजिट डायरेक्शंस में कुछ होने वाला है ऐसा आपको नहीं दिखेगा। बट हाँ, जब तक आपको मार्केट में मौका मिले ना, जब तक आपको मार्केट में मौका मिले, आप समझ लेना कि मार्केट में और डाउनफॉल हो सकता है, और डाउनफॉल हो सकता है मैंने, या फिर और आपको बुलिशनेस या मार्केट में और बाइंग पोजीशंस बन सकता है। तो नीडलेस टू से ये ना एक जेनेरिक अप्रोच है। What would really make sense is to historically plot the daily PCR value। क्या करना चाहिए कि आपको सारे PCR वैल्यू को हिस्टोरिकली प्लॉट करना चाहिए। से 1 और 2 years, 1 से 2 साल का हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ PCR डेटा निकालो। आइडेंटिफाई दीज एक्सट्रीम वैल्यूज। फॉर एग्जांपल, निफ्टी वैल्यू सच एज 1.3 कैन इंडिकेट एक्सट्रीम bearishness, but for say if Infosys something like 1.2 could be extreme bearishness, so you need to be clear about this since back testing helps, है ना। मैंने निफ्टी 1.3 चल रहा है बट इन्फोसिस 1.2 दिख रहा है, तो एक्सट्रीम बेयरिशनेस है, क्योंकि निफ्टी भी 1.3 में है और इन्फोसिस वन ऑफ द टॉप 50 कंपनीज इन द निफ्टी, तो 1.2। तो यू नीड टू बी क्लियर अबाउट दिस, और आप इसका बैक टेस्टिंग कर सकते हो। मैंने पहले भी ऐसा कुछ हुआ था कि नहीं, आप देखो हिस्टोरिकल डेटा, इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। यू मे वंडर व्हाई पीसीआर इज यूज्ड एज ए कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर। एक बहुत बड़ा सवाल है। Well, the explanation to this is that tricky, but the general opinion is if the trader are bearish or bullish, then most of them have already taken their respective position। जब कोई ट्रेडर या तो bearish होगा या तो bullish होगा, इसका मतलब ये होता है कि वो ऑलरेडी अपना पोजीशन लेके रखा है। Hence, a high और low PCR। इसीलिए या तो PCR हाई होगा माने 1 से ज्यादा, या तो PCR लो होगा माने 0.5 या उससे थोड़ा कम। And therefore there are not many other players who can come and drive the position in the desired directions। माने जो existing position already है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट और इसका जो कॉल और पुट का जो रेशियो है ना, वो यही बताना चाहते हैं कि ऑलरेडी जो लोग मार्केट में पोजीशन लेके बैठा हुआ है, ओपन हालत में है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग हालत में है, वही है। न्यू प्लेयर और मार्केट में नहीं आएगा। इसीलिए बियर और बियर नहीं होगा, बियर और बियरिश नहीं होगा, या फिर बुल और बुल नहीं होगा। चांसेस बहुत कम है, क्योंकि सिर्फ एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लोगों के डेटा से ही ये डेटा निकलता है। तो hence the positions will eventually be squared off, which would drive the stock or index in the opposite directions। इसीलिए जो बहुत पहले से ऑलरेडी पोजीशन लेके था, है ना, चाहे वो सपोज मानो ऑलरेडी मार्केट में पोजीशन लेके रखा था, मार्केट गिर रहा है, ठीक है, मार्केट गिर रहा है तो स्क्वायर ऑफ करेगा, या फिर वो यहाँ पर शॉर्ट सेल किया था तो यहाँ पर स्क्वायर ऑफ कर देगा, समथिंग लाइक दैट। तो बेसिकली ये सिचुएशंस मार्केट को ऑपोजिट डायरेक्शंस के लिए ही बताता है। ये इसीलिए कॉन्ट्ररी है। एक्सट्रीम बेयरिश या एक्सट्रीम बुलिश अगर आप देख लेते हो पीसीआर के थ्रू से, और 0.5 के नीचे या 1 से ऊपर अगर आपको डेटा मिलता है, तो आप उसके हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। सो यही पीसीआर है सर। यू मे कम अक्रॉस मेनी वेरिएंट्स ऑफ दिस, सम प्रेफर टू टेक द टोटल ट्रेडेड वैल्यू इंस्टेड ऑफ ओपन इंटरेस्ट। कोई कोई ना टोटल ट्रेडेड वैल्यू के ऊपर भी करता है ओपन इंटरेस्ट की जगह, कोई कोई वॉल्यूम के ऊपर भी करता है, बट सबसे ज्यादा लोग पुट कॉल रेशियो को ही देखता है। आपका आप खुद भी चेक कर सकते हो, ट्रेडेड वैल्यू करके भी देख सकते हो, ठीक है, या फिर वॉल्यूम के ऊपर भी चेक करके देख सकते हो। इसके ऊपर चेक करके भी आप देख सकते हो कि कितना हो सकता है। नहीं तो सबसे ज्यादा पीसीआर का रेशियो मेनली डिपेंड करता है पुट कॉल रेशियो के ऊपर। अब आप लोगों को ये भी एक मैं छोटा सा काम आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग ना निफ्टी का या फिर क्या बोलते हैं, कोई भी स्टॉक का, या तो निफ्टी ले लो या तो कोई स्टॉक ले लो। अब उसका ना
अपकमिंग एक्सपायरी में कितना आउटस्टैंडिंग पोजीशंस है, ठीक है, ओपन का, कॉल का एज वेल एज पुट का। अब वो डेटा निकालो, डेटा निकाल के आप ना सिमिलर तरीके से कोई भी सॉफ्टवेयर से डेटा निकाल सकते हो, है ना, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये दिखाई दे रहा है सर आप लोगों को? इवन यहाँ पर तो आपको लास्ट 5 मिनट का डेटा वो भी दिखेगा, लास्ट 10 मिनट का, पूरा दिन भर का डेटा, बहुत कुछ दिखा रहा है सर। तो आप इसके थ्रू से भी ना आप डेटा को फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ से कुछ चेक करके बता सकते हो मुझे? अच्छा ठीक है, ये आप लोग घर पे करना, आराम से घर पे बैठे बैठे करना, और मेरे को बताना कि जिस तरह का पुट कॉल रेशियो के बारे में बोला जा रहा है क्या वो मैच कर रहा है। अच्छा, तौथा ने मेरे को पुट कॉल रेशियो के बारे में कुछ पूछ रहा था उस दिन। हाँ तौथा बोल, क्या प्रॉब्लम हो रहा था? তথা আওয়াজ পাচ্ছে? স্যার কতগুলোর উপর নেব, কতগুলোর উপর নিবি মানে বুঝলাম না। মানে কতগুলো ওয়াই নেব? কতগুলো ওয়াই নিবি মানে স্ট্রাইকের কথা বলছিস কি? হ্যাঁ, মানে ওপেন ইন্টারেস্ট কতগুলো নেব টোটাল? ये ट्रिकी पॉइंट है मेनली। एटलीस्ट जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो ये फुल्ली ना मैन टू मैन डिपेंड करता है कि तुम कितना स्ट्राइक के ऊपर चेक करना चाहते हो। जैसे देखो यहाँ पर एक सिंपल सा যদি एग्जांपल। এটিএমটাকে মাঝখানে রেখে উপরে আইটিএম এ 10টা নিচে ওটিএম এ 10টা নিই তাহলে হবে? হ্যাঁ নিতে পারিস, না নেওয়ার তো কিছু নেই, না নেওয়ার তো কিছু নেই। এটিএম কে মিডিলে রেখে ওদিকে ওপর দিকে 5টা নিচের দিকে 5টা, হ্যাঁ এরকম ভাবেও নিতে পারিস, কি প্রবলেম আছে? এগুলো একটু না মানে কিরম বলবো, এগুলো একটু বসে বসে রিসার্চ করতে হবে। মানে 5টা डेटा নিলে কি হচ্ছে, মানে एक्यूरेसीটা देख, এটা যেহেতু মানে क्यों मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि इस ये सब चीजों को ना एक्यूरेसी ना मैंने बेसिकली ये टेस्टिंग मोड पे समझ में आता है। अब टेस्ट करके देखो, ठीक है। ऐसे यहाँ पर मानो ये मानो एटीएम है, ठीक है। अब इस एटीएम के बेसिस में अब इधर ओटीएम कुछ ले लो, इधर कुछ आईटीएम ले लो, तो अब एटलीस्ट इतना डेटा से भी तो कर सकते हो। अच्छा चलो एक होमवर्क मैं दे रहा हूँ, करके मुझे बताना निफ्टी के ऊपर, ठीक है। करंट एटीएम जो भी निफ्टी में चल रहा है, कितना चल रहा है निफ्टी? 19761, ठीक है। अब आप लोग जब करोगे तब उस टाइम पे जो भी डेटा रहेगा उस हिसाब से, ओके, सेम टू सेम हिसाब लगाना। 19761 से जितना डेटा यहाँ पर है सेम टू सेम फॉलो करना, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, अभी करके बताओ मुझे क्या होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर 17 डेटा लिया हुआ है स्ट्राइक पॉइंट्स। उसके ऊपर आप कॉल का ओपन इंटरेस्ट, पुट का ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, दोनों फाइंड आउट करो, और फिर सारा डेटा को टोटल करो, फिर पुट कॉल रेशियो को फाइंड आउट करो। एक्सेल सीट का हेल्प ले लेना, मैंने जो भी डेटा रिट्रीव करोगे उसको एक्सेल में पुट करना, एक्सेल में पुट करके भी निकल जाएगा। बोलो सर, समझ में आया कि नहीं आया? ব্যাপারটা কি বোঝা গেল? 500 পয়েন্ট মতো করলে হয়ে যাবে? একজন বল। হ্যাঁ পীযূষ বল, কি বলছিস? আইছি পিসিআরটা বার করার সময় নিফটিতে 500 পয়েন্টের মধ্যে ক্যালকুলেশন করলে হবে কি? মানে 2000 আর 19500 এর মধ্যে করলেও তো হতে পারে। হ্যাঁ হতে মানে পারে। ওর মধ্যেই ওয়াইটা ভালো থাকে, তারপর তো সেই মানে মানুষের 10,000 15,000 করে নেওয়ার ইচ্ছে থাকে হুম সেরকম হুম হয়। হুম হুম, ঠিক আছে, তুই সেটাও করে দেখ না, তাতে কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু দেখ যেটা ভাবছিস সেটা হচ্ছে কিনা, মানে অ্যাপ্লিকেশনটার দিকে একটু খেয়াল রাখতে হবে। 200 কর 500 কর ডাজন্ট ম্যাটার, মানে 5টা পয়েন্ট নিয়ে করে দেখ, 10টা পয়েন্ট নিয়ে করে দেখ, ঠিক আছে, কিন্তু আমি বলছি কি চেক করে দেখ, একটু রিসার্চ বাড়া, ঠিক আছে। কেউ চাইলে 10টা পয়েন্ট নিয়ে করতে পারিস, কেউ চাইলে 17টা পয়েন্ট নিয়ে করতে পারিস, কেউ চাইলে 8টা পয়েন্ট নিয়েও করতে পারিস, করে দেখ কি হচ্ছে, নিজের অ্যানালিসিস নিজে বানা, তাহলে বুঝতে পারবি কি মার্কেটের আপকামিং ফিউচার বেরিশনেসটা বা বুলিশনেসটা এক্স্যাক্টলি কাজ করছে কিনা। ওকে, হ্যাঁ নন্দন কিছু একটা বলছিলি, বল নন্দন। বলছিলাম আমি যেটা করেছিলাম ওই সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্সের উপর বেস করে করেছিলাম। সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্সের উপরে বেস করে মানে তুই কোনটা বলছিস, এইটা মানে পুট পিসিআর বলছিস না ম্যাক্সপেন বলছিস?
পিসিআরটা বলছিস? হ্যালো, নন্দনের আওয়াজ পাচ্ছি না। হ্যালো, কি রে? হ্যাঁ আরে স্যার। হ্যাঁ, কোনটা বলছিস? এই ফুড কল রেশিওটা বলছিস তো? না না, ম্যাক্স পেনেরটা বলছি। আচ্ছা, আমি সেটাই ভাবছি ম্যাক্স পেনেরটা বলছিস। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ওটা একবার চেক করে নেবো। সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্সের উপর বেস করে ডেটাগুলো নিয়েছিল। ঠিক আছে, মানে এদিকে তলায় সাপোর্ট রেখেছিল, এদিকে রেজিস্ট্যান্স রেখেছিল, আর মিডিলের পয়েন্ট গুলো নিয়েছিল, তাই তো? হ্যাঁ মানে রেজিস্ট্যান্স ওই 20,000-এর কাছাকাছি রেখেছিলাম, আর সাপোর্ট ওই 19,500, আর ওখানেই ওপেন ইন্টারেস্ট গুলো মানে ভালো ছিল, তারপরে এগুলোতে ছিলই না ওপেন ইন্টারেস্ট এরকম। সেরকম কিছু ডেটা ছিল না। ঠিক আছে, তাও চলবে। এটাও একটা ভালো কনসেপ্ট আছে, তুই চাইলে ওটাও করতে পারিস। ঠিক আছে, মানে পিসিআর এর ক্ষেত্রে সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্স কে দেখে মিডিল পয়েন্টটা, মানে দিকে দুটো নিয়ে মিডিল গুলো নিয়ে এইভাবে ওপেন ইন্টারেস্টটা দেখতে পারিস। ঠিক আছে, তথা করে দেখবি, আমাকে বলবি, গ্রুপে শেয়ার করবি এক্স্যাক্টলি ফলো হচ্ছে किना। হ্যাঁ স্যার। ओके सर, तो फिर बेसिकली ये था मैक्स पेन एंड पीसीआर रेशियो के बीच का हिसाब किताब। ठीक है, ये मैक्स पेन एंड पीसीआर थोड़ा डिफरेंट है, बट काम करता है, बिल्कुल काम करता है। ये प्रैक्टिस के साथ साथ आप लोग इसके ऊपर ना एक्सपर्टीज बढ़ा पाओगे, लेकिन करके देखो तो समझ में आएगा। डेटा कलेक्ट करो जहाँ से मिलता है आपको, आपका ट्रेडिंग ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म हो, एनएससी के साइट से हो, सेंसिबल जैसे सॉफ्टवेयर हो, कहीं से भी, जहाँ से भी आपको डेटा मिलता है ओपन इंटरेस्ट का, आप उसको लो, एक्सेल सीट में कन्वर्ट करो, और उसको जैसे इसने बहुत सुंदर किया, ग्रुप में भी पोस्ट किया होगा, इसी की तरह करो ना आप लोग। नंदन नंदन की तरह, वेरी गुड नंदन, इसी तरह से डेटा को গ্রাফিক্যালি পুট করো। নন্দন, এটা প্রেজেন্টেশনটা ভালোই হয়েছে। এটা কি বলে, এটাকে ব্ল্যাক রেখেছিস কেন? ব্ল্যাকে কি হচ্ছে না, অতটা ভালো বোঝা যাচ্ছে না। এটাকে কিছু একটু হালকা রং দিতে পারতিস, আর বার গুলোকে একটু ডিপ দিতে পারতিস, তাহলে আরো ভালো বোঝা যাবে। হুম হুম। ঠিক আছে, মানে জিনিসটা হয়েছে, কিন্তু দূর থেকে দেখলে মনে হচ্ছে কেন কেমন একটা ডিপ ডিপ লাগছে মোবাইলে। যাই হোক, अच्छा सर, एक स्ट्रेटेजी के ऊपर मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। ठीक है, स्ट्रेटेजी के ऊपर मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। ये स्ट्रेटेजी धीरे धीरे आपको मैं समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक स्ट्रेटेजी है, नेक्स्ट क्लास में जोर का चर्चा करूंगा इसके बारे में। इसका नाम है सर आयरन कॉन्डोर। नाम सुने हो आप लोग पहले? हाँ सर, ये एक स्ट्रेटेजी है, इसका नाम है आयरन कॉन्डोर। ठीक है, ये भी एक स्ट्रेटेजी माना जाता है, और थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, ये बेसिकली पोर्टफोलियो मार्जिन के ऊपर बेस करके काम करता है। इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा आपके साथ बात करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इसको नेक्स्ट दिन स्टार्ट करने से ही अच्छा होगा। और क्या क्या स्ट्रेटेजी रह गया, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ सर, स्ट्रेटेजी, और मुझे आप लोगों को क्या पढ़ाना पड़ेगा। एक तो आयरन काउंटर मुझे बताना पड़ेगा, और क्या मुझे बताना पड़ेगा सर, देखो एक मिनट। अच्छा, इधर से बटरफ्लाई स्प्रेड थोड़ा बताना पड़ेगा, कॉलर, प्रोटेक्टिव पुट एंड कॉवर्ड कॉल। अच्छा, कॉवर्ड, प्रोटेक्टिव, कॉलर और बटरफ्लाई, ये सब इजी रहेगा सर। ठीक है, आयरन काउंटर में नेक्स्ट दिन स्टार्ट करके आपको बताता हूँ। आप लोग कॉवर्ड कॉल के बारे में, बटरफ्लाई के बारे में, अच्छा बटरफ्लाई क्या काम करता है, चलो देखते हैं। बटरफ्लाई स्प्रेड, इसका नाम बटरफ्लाई क्यों है? ये देखने में बटरफ्लाई जैसा है इसलिए। बाकी सब स्ट्रेटेजी का ना अपना अपना हिसाब है, ये एनआईएसएम के क्या बोलते हैं इसको, स्टडी मटेरियल के अंदर है। ठीक है, अब सारा स्ट्रेटेजी हर जगह नहीं मिलता है, पर फिर भी जितना हो सकता है हम लोग क्लास में डिस्कस किए हैं सर। एक मिनट रुको। जैसे कॉवर्ड कॉल, ठीक है,
ये जो कॉवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी है, ये क्या कहता है सर? द स्ट्रेटेजी यूज्ड टू जनरेट एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम एग्जिस्टिंग होल्डिंग इन द कैश मार्केट. If an investor has bought shares and intends to hold them for some time, then he would like to earn some income on that asset without selling it. सेल ना करके इनकम जनरेट करने का बात कर रहे हैं. Thereby reducing his cost of acquisitions. So how does an investor continue to hold on the stock, earn income and reduce acquisitions cost? एग्जाम्पल दिया है आपको, ट्राई करके देखना. ये सब जब तक ट्राई नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा. सपोज एन इन्वेस्टर्स बाय द स्टॉक इन द कैश मार्केट इन 1590, स्पॉट मार्केट में 1590 का स्टॉक परचेज किया, एंड ऑल्सो सेल्स ए कॉल ऑप्शंस, ठीक है, विद स्ट्राइक प्राइस ऑफ 1600. ओके, तो फिर अर्न कितना कर लिया? प्रीमियम 1590 कैश मार्केट में सेल किया, और सॉरी बाई किया, 1590 में कैश मार्केट में बाई किया और इधर 1600 में सेल किया. तो डिफरेंस का प्रीमियम का डिफरेंस कितना हुआ सर? 10 रुपीज. हेलो, कैश मार्केट और स्ट्राइक के हाँ, बीच सर. में जो डिफरेंस हो रहा है 10 रुपीज का प्रीमियम का डिफरेंस. इफ द स्टॉक प्राइस मूव्स अप फ्रॉम 1590 लेवल, अगर ये 1590 से ज्यादा जाता है, 1590 के लेवल के ऊपर जाता है, ठीक है, अगर स्टॉक प्राइस 1590 के अबव जाता है, ही मेक्स प्रॉफिट इन द कैश मार्केट, नो डाउट, है ना, बट स्टार्ट्स लॉसिंग इन द ऑप्शन ट्रेड इफ स्टॉक गोज टू 1640. 1640 के नीचे अगर मार्केट जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन में लॉस हो जाएगा, लेकिन कैश मार्केट में प्रॉफिट होगा. तो लॉन्ग में कैश प्रॉफिट कितना करेगा? 1640 माइनस 1590, 50% प्रॉफिट कर लेगा. शॉर्ट में क्या होगा, मतलब उसने कॉल शॉर्ट किया था, तो 1640 प्लस 1600, है ना, जो उसका स्ट्राइक था, और इधर 10% का प्रीमियम था, तो इधर -30 हो गया. तो नेट पोजिशन हो गया 50 माइनस 30 इक्वल्स टू 20. बोलो सर, इजी हो गया आप लोगों के लिए? 20 টাকা ব্যাপারটা বোঝা গেছে? তাহলে স্যার এটা মার্কেট যখন নিউট্রাল থাকবে তখন করতে হবে, মানে যদি কোনো মার্কেটে কোনো মুভমেন্ট না থাকে। এটা মার্কেটে মুভমেন্টের সাথে কি বলছে, মানে ব্যাপারটা মুভমেন্ট তো অল্প তো থাকতে হবে, মানে না এক মানে মানে আমার তো হোল্ডিং তো বাড়ছে না, ধরে নিন 1590 এর উপর মার্কেট উঠছে না, কিন্তু আমি তো সেল করেছি 1600 স্ট্রাইক প্রাইস। আমার হ্যাঁ, তো স্ট্রাইক প্রাইসটা কমলে আমার তো প্রফিট, তার মানে মার্কেট যদি না বাড়ে, হয়তো মার্কেট নিউট্রাল আছে, সেক্ষেত্রে আমার তো স্ট্রাইকটা তো মানে প্রিমিয়াম তো সেখানে আমার আস্তে আস্তে মানে থিটা দিতে হবে তো। সেটা ঠিকই বলছিস, কিন্তু মার্কেট ধর 1590 ক্যাশ মার্কেট ছিল, মানে স্পট মার্কেট, তাহলে 1590 থেকে মার্কেট যদি 1640 যাচ্ছে, তবে গিয়ে কিন্তু তুই 50% প্রফিট দেখতে পাচ্ছিস. মার্কেট বাড়লে তোর কিন্তু অপশন লস হচ্ছে. অপশনে কিন্তু তুই 30% লস করছিস, কারণ 10% ওদিকে তোর প্রিমিয়াম দেওয়া ছিল, আর এদিকে ইন্ট্রিনসিক তোর নেগেটিভ যাচ্ছে. তাহলে কিন্তু তবে তবে এটা কিন্তু তুই, হ্যাঁ, মানে এটা হেজিং পিওর টাইপের, হ্যাঁ, হেজিং হেজিং তো টাইপের. নয়। বল কি বললি? আচ্ছা, এটা পিওর হেজিং তো নয় এটা। না, পিওর হেজিং বলা যাচ্ছে না, নট পিওর হেজিং, বাট এখানে হচ্ছে কি তোর বেসিক্যালি এটাকে কভার্ড কল বলছে, তুই কলটাকে কভার করছিস. যদি স্টক মুভস, अच्छा আরেকটা দেখে নে, যদি স্টক 1590 এর নিচে যায়, अगर स्टॉक 1590 के नीचे जाएगा, ठीक है, जो कैश मार्केट में था, ही लॉसेस इज कैश मार्केट बट गेट्स टू कीप प्रीमियम एज इनकम. तो लेकिन जो प्रीमियम उसने एक्स्ट्रा किया था वो उसका इनकम में होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ स्टॉक गोज टू 1520, अगर स्टॉक 1590 के नीचे 1520 में आता है, तो क्या सिचुएशन होगा? उसने बाई किया था 1590 में, 1520 मार्केट चला गया, तो 70 का लॉस है. लेकिन शॉर्ट कॉल में उसने प्रीमियम क्या किया था? कॉल सेल करके प्रीमियम कलेक्ट किया था. तो लॉन्ग कॉल होल्डर will not exercise his right as he can buy the stock from the market at a price lower than the strike. मैंने बेसिकली जो लॉन्ग कॉल किया है, मैंने जो बाई किया है, ठीक है, वो अपना राइट एक्सरसाइज नहीं करेगा, as he can buy the stock from the market at a price lower than the strike, so he will let the options expire and seller gets to keep the premium. तो सेलर का नेट पोजीशन क्या हो जाएगा? -70 + 10, इधर 60 का लॉस हो जाएगा. अब यहाँ पर इसको कंप्लीट करते हैं सर. Combined positions of long stock and short call would be generate the payoff as defined. चलो देखते हैं क्या होता है. लॉन्ग स्टॉक में 1590 था, मैंने बेसिकली कैश मार्केट में स्ट्राइक था ऑप्शंस में 1600,
प्रीमियम कलेक्शन हुआ था जब तुमने सेल किया तो 10%। अब करेंट मार्केट प्राइस एक्सपायर कहाँ करता है, मार्केट एक्सपायरी किधर करता है, उसके ऊपर डिपेंड करके आपका पे ऑफ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का देखने में हो सकता है। अगर मार्केट 1590 के नीचे जाता है, माने ये सब सिचुएशंस, तो 1590 के नीचे अगर आप देखो अगर मार्केट डाउन जाएगा तो लुक एट दिस सिचुएशन, इधर 100 का स्टॉक में लॉस, प्रीमियम कलेक्शन ही आपका बस गेन रहेगा। तो बाकी नेट अगर देखो तो हर चीज में आपका लॉस ही है। तो मार्केट बियरिश में 1590 कैश मार्केट, स्पॉट मार्केट अगर बियर होता है तो आपका बेसिकली कुछ नहीं बचेगा, लेकिन मार्केट अगर बुल है ना तो आपको कुछ बचेगा, या फिर इवन आप एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट करोगे, एक कैपिंग प्रॉफिट आपको मिल रहा है। तो बेसिकली आप यहाँ पर क्या कर रहे हो सर, कॉल लिए ना, इसीलिए इसको फॉरवर्ड कॉल बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हर सिचुएशन में आपको 20 एक्सेप्ट 1590 मैंने अगर साइडवेज रहता है फिर भी 10% का प्रॉफिट करोगे, 1600 में 20% प्रॉफिट करोगे, और जितना भी मार्केट आगे बढ़ता जाएगा आप प्रॉफिट करोगे, लेकिन वो कैपिंग हो गया 20 पे। अगर मार्केट के हिसाब से देखो, मतलब ग्राफिकली देखो, तो कुछ इस तरह का देखने में, मार्केट जब बुलिश होगा, मार्केट जब बुलिश होगा, दिस इज द सिचुएशन सर, मार्केट 1590 के बाद 1600, 1610, 1620 आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट देके जाएगा, दैट इज 20। और बाकी सिचुएशंस में अगर आप देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉस ही है। ব্যাপারটা বোঝা গেল? अरे हाँ सर। मैंने बेसिकली इसको कॉवर्ड कॉल का कॉन्सेप्ट है, इसको कॉवर्ड कॉल बोलता है। मैं आपको बोला था ना अलग अलग स्ट्रेटेजी होता है, अब डिपेंड करता है कि किसको कौन सा स्ट्रेटेजी सूट कर गया। ठीक है, हम लोग बेहतर बेहतर स्ट्रेटेजी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कभी कभी आप लोगों को लग सकता है कि सर ये स्ट्रेटेजी उतना अच्छा नहीं लगा, हो सकता है, लेकिन क्या है ना, है तो है, अब क्या करें, अब स्टडी मैट में भी दिया हुआ है तो पढ़ लिए सर। ठीक है, अच्छा इसमें और भी कुछ बात कहा है, एक बार जान लो। टेबल से और पे ऑफ चार्ट से ये चीज समझ में आ रहा है सर कि फॉरवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी लुक्स लाइक शॉर्ट पुट। ठीक है, जो लोग शॉर्ट पुट किए होंगे क्लास में पहले भी हुआ है, तो ये सिंथेटिक शॉर्ट पुट की तरह भी थोड़ा बहुत करता है, और इसको ना सिंथेटिक शॉर्ट पुट भी बोला जाता है। If at a point of time 1600 strike put is available at any price other than ₹20, say for example 17, an arbitrage opportunity उसमें exist करता है। माने क्या है, where the trader can create a synthetic short put positions, that is covered call, earn ₹20 premium and use the proceeds to buy 1600 put for ₹17, thereby making a risk-free profit of 3. Indeed, one needs to also provide for friction in the market like brokerage, taxes, administrative, ये सबको फिक्स करना है, फंडिंग कॉस्ट एक्सेट्रा। तो 3% प्रॉफिट कर सकता है, आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी आ रहा है, माने एक तरफ आप बाई कर रहे हो दूसरी तरफ सेल कर रहे हो, तो बेसिकली आर्बिट्रेज में रिस्क फ्री हो जाता है, आर्बिट्रेज में आपको ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता। माने यहाँ पर क्या हो रहा है ना सर, इसको आप थोड़ा सी चीज को देखो, 1600 स्ट्राइक पुट इज अवेलेबल एट एनी प्राइस अदर देन ₹20। अगर अवेलेबल है मार्केट में, अगर 20 की जगह 17 में है, तो आपको आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। तो वहां पर क्या कर रहे हैं आप, सिंथेटिक शॉर्ट पोजीशंस आप ले रहे हो, पुट पोजीशंस ले रहे हो, और 20 का प्रीमियम अर्न कर रहे हो, और उधर आपने कितना खर्चा किया था, 17, तो 17 और इधर 20, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 3 का। तो बस यही आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बता रहे हैं, और आर्बिट्रेज के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, थोड़ा सा गो थ्रू करोगे समझ में आ जाएगा सर। सिमिलरली प्रोटेक्टिव पुट इज हियर, ये क्या था सर, कॉवर्ड कॉल। ठीक है, और क्या है सर, प्रोटेक्टिव पुट। अब प्रोटेक्टिव पुट क्या बोलता है, एनी इन्वेस्टर लॉन्ग इन द कैश मार्केट, अगर वो लॉन्ग है कैश मार्केट में, always runs the risk of fall in price and thereby reduction of portfolio value and MTM losses. A mutual fund manager who is anticipating a fall can either sell his entire portfolio
or short futures to hedge his portfolio. In both cases, he is out of the market as far as profit from upside are concerned. What can be done to remain in the market? Reduce losses but gain from the upside by insurance. सर मतलब चलो थोड़ा स्ट्रैटेजी देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि म्यूचुअल फंड मैनेजर यहाँ पर क्या करना चाहता है. जस्ट देखो एक बार, बाद में एक बार घर पे गो थ्रू करना. समझ में नहीं आएगा मैं फिर से समझाऊंगा. यहाँ पर मैं रैंडम बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, रीड करा रहा हूँ कि आप बहुत सारा स्ट्रेटेजी पढ़ चुके हो, थोड़ा सा और भी स्ट्रेटेजीज है उसको एक बार आप लोग गो थ्रू करो. मैं बस गो थ्रू करने का एक टेक्निक आपको दिया. अब आगे आप घर पे देखोगे, नहीं समझ में आएगा मुझे बताना सर, मैं उसको डिटेल्स में थोड़ा फिर से बता दूंगा. यहाँ पर क्या बोलता है सर, by buying put option the fund manager is effectively taking a bearish view. पुट ऑप्शन बाय कर रहा है मतलब क्या, ऑब्वियसली फंड मैनेजर बेयरिश व्यू ले रहा है, ठीक है, ऑन द मार्केट. एंड इफ हिज व्यू टर्न्स राइट ही विल मेक प्रॉफिट्स ऑन लॉन्ग पुट, है ना. तो व्हिच विल बी यूजफुल टू नेगेट द MTM losses in the cash market portfolio. Let us say an investor buys to stock in the cash market 1600 and at the same time buys a put option with strike of 1600 by paying a premium of ₹20. Now if price falls to 1530 from here, तो लॉन्ग कैश में लॉस होगा 1600 माइनस 1530, 70 का लॉस. और लॉन्ग पुट में प्रॉफिट हो जाएगा कैसे, 1530 और इधर 1600 और इधर 20 का प्रीमियम, तो कुल मिला के इधर 50 का प्रॉफिट. तो नेट पोजीशन हो जाएगा -20. तो फॉर ऑल फॉल्स इन द मार्केट द लॉन्ग पुट विल टर्न प्रॉफिटेबल एंड द लॉन्ग कैश विल टर्न लॉस मेकिंग, thereby reducing the overall losses only to extent of premium paid. तो अपना लॉस को कम करता है. If strikes are different, losses will be different from premium paid. मैंने बेसिकली एक म्यूचुअल फंड मैनेजर जब देखता है कि मार्केट ऐसे गिर सकता है तो लॉस को कैसे घटा सकता है, तो बेसिकली एक तरह का हेजिंग टेक्निक है कि अपना लॉस या रिस्क को कैसे कंट्रोल कर सकता है. तो यही चीज और बोला आपको, इन केस प्राइस राइज टू 1660, 1530 की जगह 1660, तो लॉन्ग कैश प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1660 माइनस 1600, तो 60 का प्रॉफिट. पुट में लॉस होगा 20% प्रीमियम का, नेट पोजीशन 60 माइनस 20, 40 का. As price keeps rising, the profit will keep rising. As losses in long put will be maximum to the extent of premium paid. सर मैं ज्यादा और नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज आप लोग समझ रहे हो. अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज टेल मी. ব্যাপারগুলো বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? यस सर. तो प्लीज सर थोड़ा सा गो थ्रू करो. यहाँ पर देखो पे ऑफ स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हो, मार्केट जब गिरा तो यहाँ पर भी लॉस ही गया सर 20% करके, और मार्केट जब बढ़ा तो प्रॉफिट हुआ. तो बेसिकली यहाँ पर म्यूचुअल फंड मैनेजर अपना लॉस को कम करने के बारे में सोच रहा है, तो ये स्ट्रेटेजी ले सकता है प्रोटेक्ट करने के लिए, इसीलिए नाम भी दिया प्रोटेक्टिव पुट. सर मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ सर, बहुत होमवर्क दे रहा हूँ आजकल. अरे सर बहुत स्ट्रेटेजी पढ़ा इसीलिए मैं दे रहा हूँ. कवर्ड कॉल में, ठीक है, और प्रोटेक्टिव पुट में आप लोग एक बार स्टडी करना और इसके ऊपर बेस करके ना आप इस तरह का डेटा को करेंट मार्केट के हिसाब से पुट करना और मुझे बताना कि आप लोगों को कोई दिक्कत है कि नहीं. ठीक है, ये दो चीजों में मैं बोला, बाकी और भी 2-4 स्ट्रेटेजी है, ठीक है, मैं नेक्स्ट दिन थोड़ा डिटेल्स में आपको बता दूंगा. ठीक है, तो फिर स्ट्रेटेजी खत्म हो जाएगा तो मेरा इक्विटी डेरिवेटिव भी कंप्लीट हो जाएगा. कंप्लीट लेवल में बहुत टाइम लगता है. नेक्स्ट दिन मैं फिर धीरे धीरे बेसिक स्टार्ट करूंगा और जो लोग कमोडिटी और करेंसी स्टार्ट करना चाहता है मैं उनको भी बताऊंगा कि कैसे कमोडिटी और करेंसी का क्लास स्टार्ट कर पाऊंगा, और बेसिक का भी जो लोगों का है वो लोग कर सकता है. ठीक है सर, आज इतना ही है, बाकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आप लोग घर पे पढ़ते रहो, ठीक है. ओके सर, बोलो. ওকে স্যার. ओके सर, হ্যাঁ স্যার. ओके सर. ঠিক আছে তাহলে বাই. হ্যাঁ বাই बाय স্যার. सर. বাই স্যার. রাখছি তাহলে. ওকে রাখ. স্যার আমার কোনো ইন্টারভিউ এলে একটু বলবেন. আচ্ছা তোমার ইন্টারভিউর জন্য আমি এখনো সিভি কাউকে দিইনি, তাহলে আমি কি দিয়ে দেবো সিভি? তুমি বারণ হ্যাঁ, করেছিলে হ্যাঁ। বলে দিইনি আমি সেই সময়. না না দিয়ে দিন স্যার. আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে আমি দিয়ে দেবো. আচ্ছা স্যার, রাখলাম তাহলে. আচ্ছা ঠিক স্যার। আছে.
হ্যাঁ বল দাদা। স্যার বলছি এই যে যখন মার্কেটটা পড়ছে হুম। আপনার 20,000 থেকে, তখন স্যার ইন্ডিয়া ভিআইএক্স যেটা আছে, যেটার হুম। মানে